Hello everyone, I am Yamini Tukral, your biology mentor for classes 11th and 12th and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम चैप्टर 12 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर करने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि प्लांट और वाटर क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कैसे जो वाटर है ट्रेवल्स अप टू द long distances in the plants. So the long distance transport of water in plants it takes place by the mass और bulk flow system। बहुत ही ज़्यादा मास में, बहुत ही ज़्यादा बल्क में जो है ये वाटर जो है फ्लो करता है, ये फ्लो करता है in the plants। So it is the movement of substances in bulk from one point to the another as a result of the pressure difference। तो जो gradient form होता है, the pressure gradient, we can say the pressure gradient, it drives the movement of water, it drives the movement of water। ठीक है। सो जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो ही जो है मास और बल्क फ्लो ऑफ वाटर रेगुलेट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। क्लियर? So the bulk movement of substances through the conducting or the vascular tissues of the plant, it is known as the translocation। Basically translocation का मतलब क्या होता है? जब हम translocation का मतलब जाने तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, the transport from one place to another। अगर हम लोग इसका लिटरल मीनिंग देखें कि जब हम लोग बोलते हैं कि यस दिस पर्सन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा ही ट्रांसलोकेटेड, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो यही होता है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू दी अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो जो बल्क मूवमेंट होता है हमारा सब्सटेंसेस का, इट टेक्स प्लेस टू द कंडक्टिंग टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट और द वास्कुलर टिश्यूज। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को लेके जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, है ना, ब्लड जो है सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। सो द जाइलम इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट। जब हम जाइलम की बात करें, ये क्या करता है? इट बेसिकली ट्रांसलोकेट्स द वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। और इसकी जो मूवमेंट होती है बेसिकली जाइलम की मूवमेंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल। जब हम लोग जाइलम की मूवमेंट बोले कि यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करती है बच्चों, जो ये हमारी वाटर और मिनरल सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, वो हमेशा रूट से एरियल पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। उनका सिर्फ एक ही पाथवे होता है रूट से एरियल पार्ट्स में ट्रैवल करने का, इसलिए जो है ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जो है डिस्प्ले करता है हमारा जाइलम। वहीं जब हम फ्लोएम की बात करें, सो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स, खाना जो कि हमारा लीव्स में बनता है उनको दूसरे पार्ट्स के अंदर लेके जाता है। सो इट डिस्प्लेस मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। ये किसी भी डायरेक्शन में जो है मूवमेंट डिस्प्ले कर सकता है क्योंकि खाना जो है हमारा लीव्स में बन रहा है। और लीव्स कहाँ होती है? हमारी लीव्स एकदम मिडल में होती हैं, तो वहां से ऊपर भी जाएगा, वहां से नीचे भी जाएगा, वहां से इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। तो इट डिस्प्लेज अ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट क्योंकि फ्लोएम जो है हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो द वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? सो द वाटर इट इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द मिनरल सोल्यूट्स। मिनरल सोल्यूट्स और वाटर जो है साथ में एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट हेयर बाय अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट पासेज ऑन टू द डीपर लेयर बाय द टू पाथवे। तो वाटर जो है बेसिकली इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ओनली डिफ्यूजन। पर जब रूट हेयर से अंदर की तरफ आता है, दो पाथवे डिस्प्ले करता है, एक तो अपोप्लास्ट एंड दी सिम्प्लास्ट। सो अपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, मैं आपको एक बार पिक्चर से पहले समझा देती हूँ, फिर हम इसके डिफरेंस देखेंगे। सो अपोप्लास्ट पाथवे जब हमारा रूट हेयर के ऊपर से जाए, देखो ऐसे यहाँ से ऊपर से ट्रैवल कर रहा है,
ये हमारा अपोप्लास्ट हो गया। और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, जो इंटरनली ट्रैवल कर रहा है, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और फिर फाइनली जाइलम। So most of the water it flows in the roots via the apoplast pathway because the cortical cells they are loosely packed and offers no resistance। तो apoplast pathway से क्यों मूव करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जो ये हमारे cortical cells है, these are loosely packed, और इनके जब आउटर मेम्ब्रेन से ट्रैवल करेगा वाटर और मिनरल सोल्यूट्स तो उनके पास कोई जो बीच में है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आती है। पर जब वाटर हमारा अंदर से ट्रैवल करेगा तो आप देख सकते हो कि सेल वॉल्स भी आएंगी, मेम्ब्रेन्स भी आएंगी, तो रेजिस्टेंस आती रहती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द अपोप्लास्ट पाथवे। तो एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द अपोप्लास्ट पाथवे इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द सेल वॉल। मैंने आपको क्या बताया, अपोप्लास्ट पाथवे सिर्फ सेल वॉल से होते हुए मूव कर जाता है, सेल वॉल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, इंटरनल सेल में वो नहीं जाता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट्स, जो कि हमारा होता है सेल वॉल एंड द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और वहीं जब हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर से होते हुए जाता है। जो इसमें जो वाटर है सिम्प्लास्ट पाथवे वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर से होते हुए, सेल के अंदर से होते हुए जाता है, विच आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अपोप्लास्ट पाथवे देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ऊपर सेल वॉल के अंदर कोई रेजिस्टेंस आती नहीं है। पर सिम्प्लास्ट पाथवे में सम रेजिस्टेंस इट अकर्स। अपोप्लास्ट पाथवे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है सो इट विल बी फास्टर। अपोप्लास्ट पाथवे के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो फास्टर मूव करेगा। और वहीं जब हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बोले तो वो स्लाइटली स्लोअर होता है, क्योंकि सेल के अंदर से बच्चों अगर मूव कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आएगी ही आएगी। अब एक बात बताओ, हम लोग जब रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम जब आउटर रोड पे से ट्रैवल करते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, अंदर अंदर गलियों से आते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। पर जब हम एक प्लेन रोड से, बाहर वाली रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होती है। वैसे ही हमारा अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे का है। अपोप्लास्ट हमारी आउटर रोड है और सिम्प्लास्ट हमारी इनर रोड है। तो इनर रोड में तो हमेशा ट्रैफिक रहता है, इसलिए जो है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पर अपोप्लास्ट में कोई ट्रैफिक नहीं रहता, तो इसलिए वहाँ पे मूवमेंट जल्दी हो जाती है। सो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट इट डज नॉट अफेक्ट द अपोप्लास्ट पाथवे, क्योंकि मेटाबॉलिक स्टेट जो है हमारी लिविंग सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करेगा, जो कि सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर है। सेल वॉल तो हमारी डेड है, वो लिविंग है ही नहीं, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक स्टेट का कोई फर्क नहीं होता। तो अपोप्लास्ट पाथवे द वाटर मूव्स थ्रू द सेल वॉल विच इज द नॉन लिविंग पार्ट, वहां पे कोई मेटाबॉलिक इंटरफेरेंस नहीं होती, सो इट डज नॉट अफेक्ट द अपोप्लास्टिक पाथवे। पर वहीं सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर क्या होता है कि जब वाटर हमारा प्रोटोप्लास्ट के अंदर से जा रहा है तो मेटाबॉलिक स्टेट जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे सिम्प्लास्ट पाथवे को। अब हम देख लेते हैं एक बारी सिम्प्लास्टिक एंड अपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एंड द आयन एब्जॉर्प्शन जो होते हैं। देखो ये अपोप्लास्टिक पाथवे कैसे हमारा सिर्फ सेल वॉल से होते होते जाइलम पे जा रहा है, वही सिम्प्लास्टिक पाथवे हमारा प्रोटोप्लास्ट के बीच में से आ रहा है। So the inner boundary of the cortex endodermis is impervious to water due to suberized matrix called the Casparian strip। तो जो हमारा इनर बॉडी ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस की जो इनर बाउंड्री होती है, इट इज इम्पर्वियस टू वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सुबराइज्ड विच इज फैट रिच मैट्रिक्स नोन एज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर डायरेक्टेड थ्रू द वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सुबराइज्ड। सो वाटर फ्लोज थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ रूट्स टू रीच द जाइलम टिश्यूज एज फॉलोज। आप देख सकते हो कि पहले अपोप्लास्टिक पाथवे, पहले कॉर्टेक्स, फिर हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है, फिर हमारा कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम एंड देन फ्लोएम। तो पहले एपिडर्मिस से आता है वाटर, कुछ वाटर जो है अंदर चला जाता है विच फॉलोज द सिम्प्लास्ट पाथवे, और कुछ वाटर जो है हमारा सेल वॉल से आ रहा होता है। तो जो सेल वॉल से आ रहा होता है वो इजी रहता है, क्योंकि कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के अंदर एक सुबराइज लेयर होती है जिसके अंदर वाटर फ्लो नहीं कर पाता, तो फिर से वाटर को जो है देखो डायरेक्ट किया जाता है। कॉर्टेक्स में इट इज डायरेक्टेड टू द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल में वो सुबराइज स्ट्रिप नहीं होती है विच इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। और उसके बाद में पेरिसाइकिल से होते हुए इट मूव्स अप टू द जाइलम।
देन अ माइकोराइजा के बारे में आपने सुना होगा. इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द एंजियोस्पर्मिक रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. तो इसमें क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं वो यंग रूट के अराउंड में फिलामेंट्स नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, अ लार्ज सरफेस एरिया इज फॉर्म्ड दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द मिनरल आयंस एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल. बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंगस का क्या काम होता है, फंगस का काम यही होता है absorption of the mineral ions from the soil, absorption of minerals from the soil. यही काम होता है हमारा फंगस का. जब हम बेसिक काम देखें तो हमारा काम फंगस का यही होता है कि जो मिनरल्स हैं उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करना है. ठीक है. सो द फंगस इट प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर्स एंड रूट्स इन टर्न दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. तो मिनरल और वाटर जो है फंगस प्रोवाइड करता है, और वही जो रूट्स होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो इसलिए ये लोग जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं. ऊपर से फंगस को घर भी जो है ये रूट्स ही प्रोवाइड करती हैं. दे प्रोवाइड अ होम टू द फंगस. तो फंगस उसको बेनिफिट देती है, ये फंगस को बेनिफिट देती है बाय प्रोवाइडिंग होम एंड फूड. बोथ होम एंड फूड जो है दोनों के दोनों जो है रूट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं टू द फंगस. देन आता है हमारा असेंट ऑफ सैप, विच इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द टिप्स ऑफ द स्टेम, branches and the leaves, and this is known as the ascent of sap. Ascent of sap क्या होता है हमारा, the movement of water from the roots to the tip of the stem, branches and the leaves. It is known as the ascent of sap. So theories क्या क्या है हमारी ascent of sap की, vital force theory, root pressure theory, थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी. तो जब हम असेंट ऑफ सैप की थ्योरीज देखें कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज डिवाइस की कि कैसे जो है हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर होती है अप दी प्लांट. सबसे पहले है वाइटल फोर्स, देन रूट प्रेशर, देन थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी, देन कोहेजन टेंशन थ्योरी. तो एक एक करके देखेंगे. वाइटल फोर्स थ्योरी, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द J.C. Bose in 1923. सो दिस थ्योरी इट बिलीव दैट द इनर मोस्ट जो हमारे कॉर्टिकल सेल्स होते हैं रूट्स के, दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द आउटर साइड, और वही जो है आगे जाइलम चैनल्स को पंप करते हैं. मतलब कॉर्टिकल सेल्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो किस में पंप करते हैं, इनटू द जाइलम चैनल्स. रूट की आउटर साइड से इनर साइड में जो है कॉर्टिकल सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और उसको जो है पंप कर देते हैं टू दी जाइलम चैनल्स, और फिर जाइलम जो है उसे अपवर्ड द प्लांट जो है उसकी मूवमेंट करा देता है. नेक्स्ट है हमारा रूट प्रेशर थ्योरी. इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय प्रिस्ली. वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई. सेकंड है हमारी रूट प्रेशर थ्योरी. इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय प्रिस्ली इन 1916, जिसके अंदर बोला है कि रूट प्रेशर इट इज द पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन द जाइलम सैप. तो इसमें ये बताया है कि जो रूट प्रेशर होता है ना वो पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कि हमारे जाइलम सैप में होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप ऑफ वाटर टू द हाइट्स, टू द स्मॉल हाइट्स इन द प्लांट्स. So the loss of water in the liquid phase by the herbaceous plant, it is from the tips of the leaf. कभी आपने देखा होगा कि लीफ के ऊपर ऐसी बूंदें पड़ी होती है. ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है. दीज आर दी लिक्विड ड्रॉपलेट्स, है ना. ये हमारी लीफ के ऊपर कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स पड़ी होती है. तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स किस वजह से होती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ गटेशन. सो इट इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ इन द लिक्विड फेज बाय द हर्बेशियस प्लांट्स विच आर द ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड की टिप से जो है वाटर लॉस होता है और वहां पे वो जो है ड्रॉप्स पड़ी होती है. एंड दिस प्रोसेस इट इज नोन एज, दिस फिनोमिना इट इज नोन एज गटेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर. पर इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज इटसेल्फ. और लीफ ब्लेड्स पे वो वाली ड्रॉपलेट्स हमें दिखती है जिसका फिनोमेना क्या होता है, हमारा गटेशन. सो रूट प्रेशर थ्योरी में ये बोला गया था, प्रिस्ली ने ये बोला कि एक पॉजिटिव प्रेशर जो है हमारा पॉजिटिव रूट प्रेशर जो है डेवलप होता है इन द जाइलम सैप, एंड इट हेल्प्स इन पुशिंग अप ऑफ वाटर अप टू स्मॉल हाइट्स इन द प्लांट्स.
नेक्स्ट हमारा आया थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी। थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी के अंदर क्या बताया गया कि ट्यूब्स के अंदर जो वाटर है हमारा वो राइज करता है अप टू स्मॉल डायामीटर्स। तो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर है इट राइजेस अप बिकॉज ऑफ द स्मॉल डायामीटर्स विच इज केप्ट इन वेसल्स ऑफ वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, आपने जब भी कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा 12th के अंदर, जैसे आता है एक एक्सपेरिमेंट कैपिलैरिटी का, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, वो इसी थ्योरी पे वर्क करती है। ग्लास ट्यूब को जब हम लोग रखते हैं ना पानी के अंदर, तो उसके अंदर अपने आप प्रेशर जो है राइज होता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सो वाटर राइजेज इन द ट्यूब्स of small diameters which are kept in vessels having water because of the presence of the surface tension। तो इसी surface tension की वजह से अगर हम कोई भी ग्लास ट्यूब किसी भी वाटर के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर वाटर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के थ्योरी पे उन्होंने बोला कि सिमिलरली द वाटर राइजेज अप in the walls of the xylem channels because of the adhesion and the cohesion, and this theory it is known as theory of capillarity। ठीक है, जैसे जो हमारी कैपिलरी वर्क करती है वैसे ही हमारे जो है जाइलम चैनल्स की वॉल्स वर्क करती हैं कि उनमें जो है वाटर राइज अप होता है ड्यू टू द अडेशन एंड द कोहेजन, एंड दिस थ्योरी इट केम टू बी नोन एज द थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी। नेक्स्ट हमारी आई कोहेजन टेंशन थ्योरी। इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। सो इस थ्योरी के अंदर क्या बोला था कि वाटर इट इज मोस्टली पुल्ड अप ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपिरेशन की जब हम बात करें इट इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर, राइट, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो इसमें यह बोला गया कि मोस्ट ऑफ द वाटर इट इज पुल्ड ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स दे रिमेन अटैच्ड विद वन अनदर बाय द कोहेजन फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं विद द कोहेजन, एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स दे डज नॉट ब्रेक इन वेसल्स एंड ट्रकीज ड्यू टू द adhesive forces between the walls and the water molecules। So on account of tension which is created by the transpiration, the water column of the plant it is pulled up passively from the roots to the greater heights। तो cohesion tension theory के अंदर ये बोला कि water molecules they are joined together by cohesion। water molecules are joined by cohesion, और जो हमारे vessels और trachees है, जो वेसल्स और ट्रैकीज है उसके साथ वाटर एसोसिएटेड होते हैं विद अधेशन। ठीक है, कोहेजन किस में होता है, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स वेसल्स और ट्रैकीज के अंदर होते हैं तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय द अधेशन। तो ये जो टेंशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ये उसे ऊपर खींच लेता है, ट्रांसपिरेशन पुल करता है, जिसकी वजह से वाटर इट कैन ट्रैवल अप टू द ग्रेटर हाइट्स एंड इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से पाथवेज देखे हैं आज। सबसे पहले हमने देखा कि वाटर इट फ्लोज बाय द मास और द बल्क फ्लो सिस्टम। मतलब वाटर इट फ्लोज थ्रू अ मास, एक पूरे मास के साथ, एक बल्क के साथ जो है वो फ्लो करता है, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। और यही इस फिनोमिना को, द मूवमेंट इट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, जाइलम जो है एसोसिएटेड होता है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट, और कुछ जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स भी जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है यूनी डायरेक्शनल पोजिशन, हमेशा रूट से ऊपर तक लेके जाएगा। वहीं जो फ्लोएम है इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज मल्टी डायरेक्शनल। So water it is absorbed by the diffusion by the root hair, और उसके बाद रूट हेयर के अंदर एंटर होने के बाद जो है प्लांट के अंदर जो है वाटर दो पाथवे फॉलो करता है, अपोप्लास्ट एंड दी सिम्प्लास्ट। जब हम लोग इसकी पिक्चर देखें तो अपोप्लास्ट पाथवे होता है जब वाटर सिर्फ सेल वॉल के थ्रू ही मूव करता जाए और फटाफट जो है जाइलम तक पहुंच जाए। वहीं सिम्प्लास्ट पाथवे क्या करता है, वो लिविंग सेल्स के अंदर से जाता है और ये पाथवे थोड़ा सा स्लो होता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे बिटवीन द अपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। जो अपोप्लास्ट पाथवे नॉन लिविंग पार्ट्स में होता है, सेल वॉल जो होती है हमारी नॉन लिविंग होती है, इट इज फास्टर, लेस रेजिस्टेंस होती है, और मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट इट डज नॉट अफेक्ट द अपोप्लास्ट पाथवे। वहीं जब हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करें तो लिविंग सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के अंदर से वाटर होते हुए जा रहा है, सो इट हैज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज स्लोअर, द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट इट अफेक्ट्स द रेट। ठीक है, देन
जो हमारी इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, इट इज इम्पर्वियस ऑफ वाटर ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ अ सुबेरियस स्ट्रिप नोन एज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस जगह पे जो है सिम्प्लास्टिक वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो डायरेक्ट हो जाते हैं टू द सेल वॉल रीजन्स, जो कि सुबराइज्ड नहीं होते हैं। सो वाटर इट हैज टू दीज पाथवे, सिम्प्लास्टिक एंड द अपोप्लास्टिक पाथवे। अपोप्लास्टिक पाथवे इट मूव्स थ्रू ओनली द नॉन लिविंग पार्टिकल्स, सेल वॉल के थ्रू जो है मूव करता हुआ जाइलम में पहुंच जाता है, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे सेल के अंदर से होता हुआ आता है। फिर हमारा आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। जो फंगस फिलामेंट्स है वो रूट्स के आसपास जो है एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो सॉइल के अंदर से डिग करके मिनरल आयंस निकालते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो प्लांट को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है असेंट ऑफ सैप। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम टूवर्ड्स, फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस टूवर्ड्स अपवर्ड्स। तो थ्योरीज क्या क्या पुट फॉरवर्ड की गई थी, वाइटल फोर्स, रूट प्रेशर, थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी एंड कोहेजन टेंशन। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर ये बोला गया था कि जो इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स है वो बाहर रूट हेयर से लेते हैं वाटर, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है जाइलम चैनल्स के अंदर पंप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी आई रूट प्रेशर थ्योरी, किसने दी थी, प्रिस्ली ने दी थी। उन्होंने बोला कि जाइलम सैप के अंदर एक पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप होता है जो कि स्मॉल डिस्टेंस तक वाटर को पुशअप कर देता है। फिर हमारी एक टर्म आई गटेशन विच इज द लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज बाय द हर्बेशियस प्लांट्स, और लीफ ब्लेड के पास में हमें जो है ऐसी लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है एंड दिस फिनोमिना इट इज नोन एज गटेशन। फिर हमारी है थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी। थ्योरी ऑफ कैपिलैरिटी इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी कि जब हम लोग एक ट्यूब को वाटर के अंदर रखते हैं तो वाटर इट राइजेज अप टू स्मॉल डिस्टेंसेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो वैसे ही जो वाटर है हमारा जाइलम चैनल्स के अंदर राइज अप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ अडेशन एंड कोहेजन। लास्ट हमारी थ्योरी थी कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो इसके अंदर ये बोला गया था, ये किसने दी थी, हमारी डिक्सन एंड जॉली के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि मोस्ट ऑफ द वाटर इट इज पुल्ड अप बाय द ट्रांसपिरेशन पुल विच क्रिएट्स अ टेंशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर एसोसिएटेड, दे आर बाउंड टू ईच अदर बाय द कोहेजन फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, और वो वेसल्स और ट्रेकीज के साथ कैसे बाइंड होते हैं, जिससे वो मूव करते हैं बाय अधेशन। और जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो हमारा एक टेंशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से the water it travels from roots to great heights। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। द बल्क फ्लो सिस्टम इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन ए हाइट, बी साइड ऑफ लीफ, सी प्रेशर या फिर डी टेम्परेचर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से जो है हमारा वाटर मूव करता है। बल्क फ्लो सिस्टम होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, option C will be correct। Next question, the pathway of absorption of water involving a system of interconnected protoplast। प्रोटोप्लास्ट से जब हमारा जो है absorption of water होता है उसे क्या बोलते हैं, अपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, डिफ्यूजन, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सा पाथवे होता है, द प्रोसेस, द पाथवे ऑफ absorption of water which involves the protoplasm of the cells which is the living पार्ट ऑफ द सेल। हमने कौन से पाथवे पढ़े थे, दो, अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। अपोप्लास्ट तो हमारा सेल वॉल से मूव कर जाता है और सिम्प्लास्ट पाथवे सेल के अंदर से आता है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर से। सो द पाथवे इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, water loss in its liquid phase from special openings of veins near the tip of the grass beds. It is termed as guttation, exudation, girdling या फिर transpiration। जब water अपने liquid phase के अंदर होता है और वो उस टाइम पे जो है लॉस हो जाए और लीफ ब्लेड्स के ऊपर हमें जो है ड्रॉपलेट्स मिले, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन तो वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है, तो गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द प्लांट ऑफ द रूट्स, प्लांट रूट सिस्टम इट इज नोन एज ए म्यूचुअलिज्म, बी नोड्यूल्स, सी यूरिड्स या फिर डी माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द प्लांट रूट, क्या बोला जाएगा उसे, माइकोराइजा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
So the last question is apoplastic pathway. It is discontinuous at A epidermis, B cortex, C Casparian strips या फिर पेरिसाइकल. जो सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स होती हैं, जो सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स होती हैं, क्या बोलते हैं उन स्ट्रिप्स को? जो सुबेराइज्ड स्ट्रिप्स होती है जहां पे वाटर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है. सो द अपोप्लास्टिक पाथवे इट बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एट दोज पोजिशंस. कौन सी स्ट्रिप्स होती है हमारी? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. और कहां पे होती है? एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. कहां होती है? एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. सो बच्चों ये थे हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना देखेंगे. पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखा था. अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.